हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हम अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीरीज़ कर रहे हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी के सीरीज़ में हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्टिव पार्ट्स दिया था। अगर अभी तक आपने उस इंट्रोडक्टिव पार्ट्स को नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंट्रोडक्टिव पार्ट को देखिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो नया टॉपिक है अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर क्या होता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहने का कारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या फिर हम कह सकते हैं कि जो विजिबल रेडिएशंस होते हैं उनमें इतना पावर होता है, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो क्या, जब किसी भी मैटर से इंटरेक्ट करते हैं तो मैटर से इंटरेक्ट करके उस मैटर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में ला देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे होते हैं उनको ये एक्साइटेड स्टेट पे ला देते हैं। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कह रहे हैं इसके अंतर्गत अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल दोनों ही स्पेक्ट्रम आते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज क्या होता है। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसे तो एक रेडिएशन है, लेकिन उसके अंतर्गत उसके रेंज के आधार पर, उनके वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर उनको कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अगर हम बात करें तो अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें के भी नाम से जानते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट जो होगा इनका जो रेडिएशन का इनका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इनका वेवलेंथ 200 से 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। उसी तरह से अगर हम विजिबल की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रो जो विजिबल रेस होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेस का 200 से 400, जबकि विजिबल रेस का अगर हम रेंज देखें तो ये होता है 400 से 800 नैनोमीटर। ये क्या होता है, इनका रेंज होता है। तो हम अभी बात ही कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो हमने पहले ही इस वीडियो में आपको बता दिया है, जो हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था, कि टोटल जो स्पेक्ट्रम होते थे हमने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता था। मेनली स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स का होता था। एक होता था हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता था एमिशन स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बता ही दिया था कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने किसको कहा था कि ऐसा स्पेक्ट्रम जो क्या करता हो, जब हम कभी भी क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में जब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसी तरह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है, इमिट किया जाता है जिस प्रोसीजर में, उसको हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम जो मेनली हम इस केमिस्ट्री में हम जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ा जाता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम क्लासिफाइड करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा होता है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है, और थर्ड जो होगा वो क्या होगा, आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होगा। तो फ्रेंड्स, हम स्पेशली इसमें पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हमने आपको बता दिया था कि ये किस तरह का स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाते हैं, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। रोटेशनल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, जबकि वाइब्रेशनल में मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत अल्ट्रा वायलेट और विजिबल को रखा जाता है।
अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेज को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रखते हैं, जबकि रोटेशनल के अंतर्गत हम क्या रखते हैं, माइक्रोवेव को रखते हैं, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंतर्गत हम इंफ्रारेड को रखते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा वायलेट और विजिबल के बारे में। तो इसको हम आप यहाँ इसको जान जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हम क्यों बोल रहे हैं। तो कारण यही होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रेस होती है, जब किसी भी मैटर से वो इंटरेक्ट करती है, तो जैसे ही क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर अल्ट्रा वायलेट या ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जब मैटर से इंटरेक्ट करेंगे तो मैटर से इंटरेक्ट करने के दौरान जो मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर देता है, ये ट्रांजिस्ट कर देता है, जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे ले जा लेता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेस की, तो ये उनका वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो आपको याद रखना ही होगा। अल्ट्रा वायलेट का 200 से 400, जबकि विजिबल रेस का 400 से 800। ठीक है। अगर हम इसको पिक्चराइज करें तो पिक्चराइज करने के लिए हम बात कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट या जो विजिबल रे, जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये जब जाता है और किसी भी मैटर से क्या होता है, इंटरेक्ट करता है, तो मैटर क्या करती है, इसको अपने अंदर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के दौरान हम कह सकते हैं कि ये मैटर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, मैटर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे जो होती है। ठीक है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं ये जो ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो मैटर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये, ठीक है ना, ये जो मैटर के अंदर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए हम इसका नाम भी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इनका काम ही होता है, एनर्जी इसकी अधिक होती है, ज़्यादा एनर्जी होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है, एक्साइटेड कर देने का काम करती है। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा देते हैं, और जो लो एनर्जी लेवल होता है उससे वो हायर एनर्जी लेवल्स में, आप देख सकते हो ये लो एनर्जी लेवल्स है, वहाँ से हायर एनर्जी लेवल्स पे ये क्या कर देते हैं, इसको पहुँचा देते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का भी नाम दे सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या फिर विजिबल रेडिएशंस होता है, उसका जो मेन यूज़ होता है, जो मेन एप्लीकेशंस होता है जिसके लिए हम इसका स्टडी करते हैं, उसका मेन स्टडी का कारण होता है वो किसी भी कंपाउंड का यदि हमको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो डिटर्मिनेशन करने के लिए कि कौन सा भी कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए, हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। इसका मतलब यही होता है कि इनके इफ़ेक्ट के कारण अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रेस का इफ़ेक्ट इतना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जैसे अगर मैं सिग्मा बोलूँ तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। तो कोई कभी भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए भी हम अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रेस का यूज़ करते हैं, ताकि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाए, ताकि उससे क्या हो, एनर्जी क्या हो, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इस तरह से हमने जाना कि अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या रेडिएशंस जिनका रेंज ही होता है 200 से 400 अल्ट्रा वायलेट का, जबकि 400 से 800 होता है विजिबल रेस का। और आपको हम ये बता दें कि केवल हम विजिबल रेस को ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। मतलब 400 से 800 नैनोमीटर का जो रेंज होता है उसे ही जो ह्यूमंस होते हैं या मनुष्य होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। उससे ज़्यादा या उससे कम को हम नहीं देख सकते। ठीक है। और इनका एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देते हैं, और एक्साइटमेंट के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलकर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और इनका यूज़ क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर के डिटरमाइन करने में
किया जाता है। कोई भी कंपाउंड उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई अननोन कंपाउंड हमारे पास है, उसका स्ट्रक्चर हमको नहीं मालूम, तो उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कि अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी के दौरान जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में जब ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन जब किसी भी मैटर से इंटरेक्ट करता है तो किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं, उसे कैसे मेज़र किया जाता है। तो उस कह सकते हैं कि जिस चीज़ से मेज़र किया जाता है, मेज़र करने के लिए हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं वो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। हम आराम से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कौन सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से हम किसी भी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस के बारे में हम जान सकते हैं। तो वो मेज़र करने का जो तरीका है वो हमने आपके लिए हमारे ब्लैक बोर्ड पर बना के रखे हैं हम इस बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ एक लैंप लिया जाता है जिसको सोर्स ऑफ लाइट कह रहे हैं। सोर्स ऑफ लाइट के लिए एक लैंप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये लैंप से क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं और ये एक स्पेशल टाइप का ये एक लैंप होता है जिसमें जो रेडिएशंस होते हैं वो उतना ही निकलता है जो हम चाहते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट का जो रेडिएशन होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए इसमें क्या किया जाता है, ड्यूटेरियम का लैंप यूज़ किया जाता है। जबकि विजिबल्स के लिए, विजिबल रेस के लिए यहाँ क्या जाता है, टंगस्टन लैंप का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो रेडिएशंस होते हैं उसमें हम जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट 200 से 400, जबकि विजिबल्स का क्या होता है 400 से 800। तो ये हम कह सकते हैं कि एक विशेष टाइप का लैंप होता है जो हम लैंप यूज़ कर रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट के यूज़ रूप में, ठीक है। अगर हम अल्ट्रावायलेट के लिए कुछ करें तो हमको ड्यूटेरियम लैंप लेना पड़ेगा, वैसे ही अगर हम विजिबल्स के लिए तो हमको टंगस्टन का लैंप लेना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या होता है, जब इस लैंप से रेडिएशंस निकल के जाते हैं, तो रेडिएशंस निकल के जाती है तो ये पहले मोनोक्रोमेटर से जाकर टकराती है। मोनोक्रोमेटर्स क्या होता है, मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं, दो स्लिट, ये स्लिट है दरअसल, तो दो प्रकार के स्लिट और एक बीच में उसका प्रिज्म होता है, उससे ये मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये मोनोक्रोमेटर का काम होता है कि एक स्पेशल जो हम चाहते हैं उसी रेडिएशंस को अपने में से पास होने दें। तो ये सभी रेडिएशंस में केवल जो स्पेशल टाइप का एक जो हम चाहते हैं उसी रेडिएशंस को अपने में से पास होने देता है। और जैसे ही ये प्रिज्म से जाके टकराता है, हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या कर देता है, कभी भी जो वाइट रे होता है, जो सफ़ेद, जो हम कह सकते हैं सनलाइट जैसा कोई रेडिएशन है, उसको क्या कर देता है, ये 7 कलर्स में क्या कर देता है प्रिज्म, 7 कलर्स जिसको हम विग्नियोर भी कहते हैं, ठीक है ना। विग्नियोर जो होता है आपका 7 कलर्स में क्या कर देता है, उसको ये पार्ट्स कर देते हैं, डिवाइड कर देता है। तो जैसे ही रेडिएशंस आके प्रिज्म से टकराया, प्रिज्म ने क्या कर दिया, उसको 7 अलग अलग कलर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से एक स्पेशल वेवलेंथ वाला ही क्या होता है, रेडिएशंस आगे पास हो पाता है। और जैसे ही पास होता है हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 अलग अलग पार्ट्स में ये जो स्पेशल रेडिएशंस जो निकला था यहाँ से, वो रेडिएशंस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ हम रेफरेंस सेल रखे होते हैं, रेफरेंस सेल का मतलब इसमें हम डिस्टिल वाटर वगैरह रखे होते हैं। तो डिस्टिल वाटर या जो भी चीज़ रखा जाता है उसका काम ही ये होता है कि जितनी मात्रा में क्या होगा रेडिएशंस, जितने वेवलेंथ का रेडिएशंस आएगा उसको ना तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ना ही ये क्या करेगा, इमिट करेगा, ये सीधे सीधे ट्रांसमिटेड कर देता है। तो सीधा ट्रांसमिट हो जाता है। जितनी मात्रा में इसकी इंटेंसिटी यहाँ होती है उतनी ही मात्रा में इसकी इंटेंसिटी पास होने के बाद भी होता है। और आप देख सकते हैं कि जो बाकी का इधर से 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है, तो एक तरफ सैंपल रख दिया जाता है और सैंपल को एक सेल में रखा जाता है। और ये सेल में सैंपल के रूप में ज़्यादातर हम प्रोटीन का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ ले सकते हैं प्रोटीन्स, कारण ये है प्रोटीन्स का यूज़ करने का कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और जो एमिनो एसिड्स होता है उसमें कई सारे एरोमेटिक्स कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन वगैरह करने के लिए हम प्रोटीन्स को सेल में सैंपल के रूप में रखते हैं। तो हमने देखा कि जो रेडिएशन जो प्रिज्म में से या स्लिट में से जो पास हुआ था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक रेफरेंस सेल के थ्रू होता हुआ डिटेक्टर में जा रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, सैंपल सेल में जाता हुआ डिटेक्टर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही सैंपल सेल में आके ये रेडिएशन इंटर करता है, तो जो हमारा रेडिएशंस होता है वो और सैंपल सेल होता है वो, तो इन दोनों के बीच में, सैंपल्स के बीच में क्या होता है, एक प्रकार का इंटरेक्शंस होता है और कुछ
वेवलेंथ को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके बाकी को ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में यहाँ रेडिएशन था, इस सैंपल से निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से हमारा डिटेक्टर क्या करता है, इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके मॉनिटर में वो क्या होता है, रिकॉर्ड होकर ग्राफ के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कह सकते हैं कि जो भी हमारा इंटेंसिटी होता है, दोनों के इंटेंसिटी को कंपेयर किया जाता है, दोनों के इंटेंसिटी को कंपेयर करके उसके वेवलेंथ को मैच कराया जाता है। जो वेवलेंथ हमारे मशीन पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कई सारे रेडिएशंस का वेवलेंथ होता है, उससे ये मैच कराया जाता है, और वेवलेंथ के आधार पे उनका एब्जॉर्प्शन ज्ञात किया जाता है। जैसे अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ठीक, तो ये है आपका वेवलेंथ और एक तरफ है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शंस के आधार पर क्या होता है, हमको मिलाकर हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ हमें प्राप्त होता है। और इसमें से हम जो पीक पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पीक होता है, इसको ही हम लैम्डा मैक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ मिलता है उसे हम लैम्डा मैक्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा बात है, जो इंटेंसिटी को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि जब उस इंटेंसिटी का वेवलेंथ क्या था और उस वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन क्या था, तो उसके आधार पे हमको आसानी से एक ग्राफ प्लॉट करने से हमें लैम्डा मैक्स का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यूज़ होता है आपका कि किस तरह से हमने मेज़र किया कि कौन सा इसका जो सैंपल था उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है या कौन सा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से, उसका वेवलेंथ हमने ज्ञात कर लिया। किसके आधार पे, रेडिएशंस के वेवलेंथ के आधार पे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको मेज़र कर सकते हैं। और सैंपल के रूप में ज़्यादातर प्रोटीन्स को लिया जाता है। प्रोटीन्स को लेने का कारण होता है कि उसके अंदर जो होते हैं कुछ एरोमेटिक्स कंपाउंड पाए जाते हैं, इस कारण से, ठीक है। और इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हम ड्यूटेरियम लैम्प, तो फिर विजिबल रेस को जनरेट करने के लिए हम टंगस्टन लैम्प का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मेज़र करने का ये तरीका था। ये डायग्राम आप बना सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई दिक्कत। फ्रेंड्स, जब एब्जॉर्प्शन हम ज्ञात करते हैं तो एब्जॉर्प्शंस को ज्ञात करने के लिए एब्जॉर्प्शंस भी 2 फैक्टर्स पर काम करता है। 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इसको प्रभावित करते होंगे? तो पहला है, एब्जॉर्प्शंस को प्रभावित करता है सैंपल में रखा, जो भी हम सैंपल लेंगे उस सैंपल का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। बियर एक साइंटिस्ट थे, बियर, जिन्होंने इनोवेट किया था कि किसी भी सैंपल का जो कंसंट्रेशन होता है उसके एब्जॉर्प्शंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शंस किससे इफेक्टिव होगा, किससे वो डिफेक्ट पहुंचाएगा, कंसंट्रेशन से, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन, सैंपल का कंसंट्रेशन बहुत हाई हुआ तो उसका एब्जॉर्प्शंस भी बहुत हाई होगा। उसी तरह एक वैज्ञानिक थे लैम्बर्ट्स ने भी इनोवेट किया था कि जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो सैंपल के सेल के साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, पाथ पर। तो जो साइज का, जो सेल का पाथ होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, मतलब इन दोनों का पाथ का लेंथ, ठीक है ना। तो जो सेल आप ले रहे हो, सेल का थिकनेस कितना है, तो सेल का थिकनेस ज़्यादा होने से भी इंटेंसिटी पे ये इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह जो एब्जॉर्प्शंस होती है वो भी क्या होता है, आपके लेंथ, पाथ के लेंथ पे भी डिपेंड करता है। और किसके पाथ के लेंथ पे, आपके सेल, जो सैंपल जिसमें रखा जाता है उस सेल के लेंथ पे भी वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपस में अलग अलग थिंकिंग दिया, और इन दोनों को मिक्स करके एक इक्वेशन बन जाता है, वो होता है Cl। इस तरह से कि कहने का मतलब है कि किसी भी मैटर के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एब्जॉर्प्शंस हमको मिलेगा रेडिएशन से रिएक्ट करवाने पर, वो उनके कंसंट्रेशंस और पाथ ऑफ लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशंस का जो मेन यूज़ होता है वो होता है आपके डिटरमाइन करने में कि कौन से कंपाउंड या उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आखिर किस तरह से होगा। इसीलिए इसके अलावा हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसके सहायता से हम किसी भी रिएक्शंस का रेट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा। या अगर हम कुछ देखें तो कुछ आइसोमेरिज्म का भी स्टडी किया जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटरमाइन करने के लिए कि वो हमारा जो प्रोडक्ट्स है या हमारे पास जो
कंपाउंड है वो सिस टाइप का है कि ट्रांस टाइप का है, इस तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ज्ञात करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस का यूज़ करते हैं और उसका इंटरेक्ट कराया जाता है हमारे मैटर से। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक में अब लेके आएंगे हमारा जो इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में हम बात करेंगे कि IR रेडिएशंस क्या होते हैं, उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है और उसको किस तरह से मेज़र किया जाता है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट भी देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। तो इसी तरह से हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे इस चैनल में। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।